जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो मैं आ गया हूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के साथ बाय मी अमित शर्मा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं और सबसे पहले हम कवर करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, उसकी स्कोप क्या है और उसके सिग्निफिकेंस या फिर बोले तो इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास आईआर सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सिस्टम नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कंपनी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट मॉडल एंड कोलैबोरेशन मॉडल। चलिए दोस्तों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज आईआर दोस्तों, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अर्थ होता है दोस्तों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप। ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जहां पे हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझते हैं। एम्प्लॉयर यानी कंपनी का मालिक, एम्प्लॉय जो उसमें काम करता है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम उसमें समझते हैं। एम्प्लॉयर्स जो है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्लॉयज जो है वो यूनियन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कभी कभी हर कंपनी में थर्ड यूनियन भी होती है, गवर्नमेंट जिसके बीच में, फॉर एग्जांपल थर्ड जो पार्टी है उसका एग्जांपल गवर्नमेंट हो सकता है, जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करती है और दोनों के बातों को रखती है। जेटी डुनलॉप ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिफाइन किया था, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस अमॉन्ग मैनेजर, वर्कर एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन किया था, इंटर रिलेशन को डिफाइन किया था और फिर उसका नाम रख दिया गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय जेटी डनलप। अब हम आगे याद करते हैं डेल यॉर्डर के द्वारा क्या डिफाइन किया गया। तो डेल यॉर्डर ने डिफाइन किया कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक मैनेजमेंट की प्रोसेस है जो एक या एक से ज्यादा यूनियन को से डील करती है नेगोशिएट करने में और कलेक्टिव बार्गेनिंग करने में दोस्तों। ठीक है, उनके उनसे नेगोशिएट करेगी वो और कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी। मतलब उन दोनों सबसे बार्गेनिंग मतलब मोल भाव होता है, तो मोल भाव करके सबका मतलब एक ना कोई किसी का दिल भी नहीं दुखे और सबकी बातें पूरी भी हो जाएं। और मतलब मेन अच्छा होना चाहिए कंपनी के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी की भी गलत डिमांड्स को हम पूरा कर रहे हैं। सो वैसा भी नहीं होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो अगर लड़ाई झगड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप उसमें क्या कर देंगे कि वर्कर्स अगर हड़ताल पे उतर गए तो आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रिवेंशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन हड़ताल वगैरह से आपकी कंपनी बच जाती है। हाई मोरल मतलब मोटिवेशन बहुत बढ़िया रहता है एम्प्लॉयज में। मेंटल रेवोल्यूशन रहता है। कोई मेंटल रेवोल्यूशन हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, ये बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक है जो बताता है कि आपकी मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी मतभेद ना हो। ठीक है, आपके मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी मतभेद ना हो। रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज का रिडक्शन किया जा सकता है अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन करते हैं। तो रिडक्शन इन वेस्टेज कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप हड़ताल पे जा रहे हैं तो आपके समय की वेस्टेज हो रही है और आपके प्रोडक्शन की भी वेस्टेज हो रही है। ठीक है, स्कोप क्या है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन का स्कोप बहुत बड़ा स्कोप होता है। ठीक है, ग्रुप रिलेशंस का स्कोप है, लेबर रिलेशंस भी इसके अंदर आ जाता है और पब्लिक रिलेशन भी आ जाता है। पब्लिक रिलेशन यानी पब्लिक में कंपनी की इमेज कैसी बनानी है, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कार्य होता है। लेबर से रिलेशन कैसे बनाना है वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है और ग्रुप से रिलेशन कैसे रखना है वो भी। और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन जो तो उसकी डेफिनेशन में डिफाइंड है वो भी इसी का कार्य है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आपके पास इम्प्रॉपर आईआर है, इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन वर्कर। वर्कर में क्या क्या इफेक्ट होगा, उनकी वेजेस का लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और लड़ाई झगड़े हो गए तो इंजरी या डेथ होने के चांसेस हो सकती है। एक्सेसेस बाय एम्प्लॉयर्स, दूसरे मतलब एम्प्लॉयर्स उनको एक्सेस नहीं करेंगे अगर उनका इमेज खराब हो जाता है। इकोनॉमिक लॉस होता है उनको। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर कैरियर। ठीक है, कैरियर बोलने क्षमा करें अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट पे क्या इफेक्ट होता है, तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पे बैड इफेक्ट होता है, ह्यूमन रिलेशंस बैड हो जाते हैं, डैमेजेस आ जाते हैं मशीन्स में,
बर्डन हो जाता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, ठीक है, बहुत सारा खर्चा आ जाता है, सिंपल सीधी बात। और गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स और सेल टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू होता है, जो कमाई होती है, उसमें लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो कैसे होगा। ऑर्डर और इन सोसाइटी खत्म हो जाता है, मतलब जो सोसाइटी में शांति है वो खत्म हो जाती है। और ब्लेम बाय डिफरेंट पार्टीज, अपोजिशन का तो काम ही है उनकी टांग खींचना, तो वो भी उनको झेलना पड़ता है गवर्नमेंट को। कंज्यूमर्स को क्या होता है, तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम तो डिमांड हाई, एंड डिमांड हाई तो प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है हाई होंगे। और स्कैरसिटी ऑफ गुड्स हो जाता है दोस्तों। स्कैरसिटी ऑफ गुड्स के अर्थ में आप समझिए कि गुड्स की कमी हो जाती है। बैड इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स दोस्तों, मतलब क्वालिटी भी जो है गुड की, प्रोडक्ट की, आपकी अफेक्ट की जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम है तो जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसके बाद उसको बेसिकली वापस से रिकवर करने में तो हम लोग चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेते हैं, कंपनीज ये यूजुअली करती हैं, ठीक है। और क्या अदर इफेक्ट हो सकते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट आती है और अनसर्टेनिटी आती है, इकोनॉमी में आपके देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट मॉडल और कोलैबोरेशन मॉडल में क्या अंतर होता है, तो भाई कोलैबोरेशन मॉडल सिंगल पार्टी और कोलैबोरेटिंग तरीके का है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। उसमें लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, इसमें सबको साथ रखने की बातें होती हैं दोस्तों, ठीक है। एक्सपेक्टेड एटीट्यूड क्या होता है, तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव एटीट्यूड होता है, सब कोऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिव एटीट्यूड होता है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे सपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, और यहाँ आर्ग्यूमेंटेशन होती है दोस्तों। बिग बॉस समझ लीजिए, बिग बॉस का घर बना दिया जाता है कॉन्फ्लिक्ट मॉडल में, और कोलैबोरेशन मॉडल में शांति का माहौल, बिल्कुल प्रेम सद्भावनाओं का माहौल। अच्छा, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, यहाँ पे अवेयरनेस आती है, नॉलेज बढ़ती है, कंट्रीब्यूशन होता है सबका, ठीक है। और वहां क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ढूंढते हैं, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा ढूंढने को मिल जाता है, सेटलमेंट की स्पेसेस मिल जाती हैं, मलेशियस एक्ट्स के डिटेक्शन हो जाते हैं, मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि सब तरफ यही वातावरण रहता है। एक्सपर्टाइज इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ एक्सपर्टाइज बढ़ती है और आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, वहां लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और स्टेटस डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है, एफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ एफिशिएंसी और कंट्रीब्यूशन बढ़ता है दोस्तों, और यहाँ एफिशिएंसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। डेटा एलिमेंट्स इंप्लीमेंटेड बाय एफटीआर टूल्स, तो वही प्रपोजल, आर्ग्यूमेंट, डिसीजन, फाइनल स्कोर्स यहाँ पे होते हैं, और वहां पोजीशन, आर्ग्यूमेंट, स्कोर एंड ऑटोमेटेड पोजीशंस होती हैं दोस्तों। ये तो हो गया डिफरेंस की बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका इम्पैक्ट्स क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन आप सभी को पता है कि एक इकोनॉमी और मतलब हमारे भारत देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी से जोड़ दिया जाए तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है, तो हर एक व्यक्ति पे इसका इफेक्ट आया। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स को क्या इफेक्ट आया कि भाई उनके पास चॉइसेस बढ़ गई, प्राइस उनको जो अच्छा लगेगा वो लेंगे, मतलब अब कंज्यूमर इज किंग बेसिकली। और पहले प्रोड्यूसर इज किंग था, तो वो कॉन्सेप्ट हट गया, तो प्रोड्यूसर की तो बड़ी दुर्गति हो गई है। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक ही कंपनी है तो उसका तो मौज है ना, और अब वही इंडस्ट्री के 10 कंपनियां अगर हैं कंपनी में, मार्केट में, तो फिर उसके तो दुर्गति है। तो दोस्तों ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप उससे क्या हुआ कई सारी कंपनियां आने से, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारा आंसर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ट्रेड यूनियन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ट्रेड यूनियन बेसिकली एक एसोसिएशन है वर्कर्स की, ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रेड यूनियन इज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, जो कि इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई गई थी कि हम कंडीशन ऑफ वर्कर को इम्प्रूव करें और उनके इंटरेस्ट को बचाएं, उनके जो वो चाहते हैं उसको बचाएं, कि कहीं मालिक मालिक अपनी बात मनवा ना जाए, अपने ज्ञान की अप, अपने ज्ञान नेत्रों को लगाकर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या, हाँ, तीन डेफिनेशंस हमने वेब, लेस्टर और इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर इनके डिफाइन किए हैं। तो आप इंडियन ट्रेड यूनियन को एक्ट को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है।
Any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating relations between workmen and employers. तो भाई ये सब डेफिनेशन दी गई थी इन तीनों के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो भाई अपने वर्कर्स की बेटर कंडीशन के लिए, वर्कर्स के बोनस को सिक्योर करने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट को स्टेबल करने के लिए, लीगल असिस्टेंस देने के लिए, लीगल सहायता देने के लिए, उनकी जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए, और वर्कर्स को पीएफ वगैरह पेंशन वगैरह दिलवाने के लिए, उनकी बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी करवाने के लिए। ठीक है, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। जुडिशरी का क्या रोल होता है आईआर में? जुडिशरी मतलब आप समझें, जुडिशरी का मतलब आप समझ सकते हैं कोर्ट्स वगैरह। तो कोर्ट जो नियम कानून हमारे यहाँ हैं उनका क्या कार्य है? तो भैया सभी तो उन्हीं का कार्य है। तो सबसे पहले, रोल ऑफ जुडिशरी इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस इन दिस सोशल जस्टिस वर्क। तो भाई लाइक जस्टिस कृष्णा अय्यर इन स्पेसिफिक केस, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, एक स्पेसिफिक केस में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एम्प्लॉय यूनियन का जो केस था, मतलब इंडियन एक्सप्रेस करके आपका एक न्यूज़पेपर आता है उसका, और उसके एम्प्लॉयज का एक केस था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल jurisprudence is not static and textually cold and rigid, but it's dynamic in nature and warm with life. It answer in emphatic negative to biblical cross examinations. देखिए जो ये वर्ड आया jurisprudence, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जूरिस और प्रूडेंस का एक कॉम्बिनेशन, विच मीन्स रियल सेंस सिग्निफाइज नॉलेज ऑफ लॉ। मतलब नॉलेज ऑफ लॉ इस वर्ड का अर्थ होता है, लॉ की नॉलेज। तो इंडस्ट्रियल लॉ की नॉलेज स्टैटिक नहीं है, कोल्ड है, रिजिड है। स्टैटिक मीन्स एक जैसी नहीं है, ठीक है, एक जैसी नहीं रह पाती है, वो डायनामिक है नेचर में। ठीक है, उस केस में उन्होंने उसके नेचर्स के बारे में बताया था। तो अधिकतर ये जुडिशरी का रोल होता है कि वो आईआर को डिफाइन करे, उसके नेचर्स बताएं। और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया जो टेरिटरीज में, उन्होंने भी कई सारी बातें बताई। तो ये आप इसका ले ले फटाफट से स्क्रीनशॉट, और इसमें जो भी डाउट है आपको वो मुझे बताएं। तो इसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, ठीक है, और फिर ये जूरिस्प्रूडेंस हमने इस पर डिस्कस किया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या वर्क था, और हायर जुडिशरीज का क्या रहा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लें, स्टार मार्क कर लें, इसके बारे में जितना ज्ञान हो सके एकत्रित कर लेवें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिफाइन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्टेशन, सॉरी कॉन्सिलिएशन। तो आर्बिट्रेशन जो है एक लीगल प्रोसेस होती है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की, और वहीं कॉन्सिलेशन जो होती है वो एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होती है। नॉन बाइंडिंग प्रोसेस मतलब उसमें तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है और फिर डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ठीक है, उनके बीच में बातचीत करवा कर। ठीक है, ग्रीवियंसेस क्या होते हैं और उसके कॉजेस क्या हैं? ग्रीवियंसेस बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन और फीलिंग होती है इनजस्टिस की, कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, ऐसी फीलिंग अगर व्यक्ति में, एम्प्लॉयज में बेसिकली आती है कंपनी के खिलाफ। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो इकोनॉमिक कारण हो सकता है कि वेज एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, सुपरविजन की वजह से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, एम्प्लॉय रिलेशंस की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या है और कलेक्टिविटी बार्गेनिंग क्या है? बार्गेनिंग वही मोल भाव, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी और कलेक्टिव वर्ड में अंतर क्या है? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर हम समझें तो नेगोशिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ग्रुप ऑफ वर्कर, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर और कई सारे वर्कर्स के बीच में जब हम मोल भाव करवाते हैं उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। लेबर यूनियन यूजुअली ग्रुप ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, लेबर यूनियन ग्रुप ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर कंडीशन, सैलरी, कंपनसेशन, वर्किंग हावर, ये सब डिस्कस किया जा सकता है दोस्तों, इसका ध्यान आप लोग रखें। ठीक है, गोल इज टू कम अप विथ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट थ्रू ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होता कि आप वर्ड टू वर्ड बातचीत करके आ जाएं, आप एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि आप लिख के दें, लिखित में दें, कि हमारे पास प्रूफ रहे। ठीक है दोस्तों, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, ये फुल फॉर्म याद रख लें दोस्तों, आईएलओ। ठीक है,
ILO, ठीक है। मेरा बहुत ही सुंदर वर्ड्स बनते हैं जब भी मैं लिखने का प्रयास करता हूं। तो वापस से समझ लें, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग में बहुत सहायता करती है। और प्रोडक्टिव बार्गेनिंग क्या है? तो एक फॉर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग का ब्रिटेन में, जिसमें हायर रेट पे किए जाते हैं अगर अच्छे काम किए गए हैं वर्कर के द्वारा, तो प्रोडक्टिविटी के अनुसार बार्गेनिंग करना, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, उसके टाइप्स और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, जब हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इतना सिंपल वर्ड है कि आपको उसके वर्ड्स से ही मीनिंग समझ में आ जाती है। तो मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है वर्कर की, ठीक है, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं किसी भी कार्य से, ठीक है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग अगर कंपनी में होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर आप जब लोग एक माइंड से सोचते हैं तो प्रयास हो सकता है कि आप गलत हो जाएं, लेकिन जब आप 10 माइंड से सोचते हैं, 50 दिमागों से आप अपने आइडियाज लेते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर डिसीजन निकल के आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये ILO है उसका हमने पीछे ही फुल फॉर्म बताया था, इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की हमने 2 डेफिनेशंस भी डाली हैं, ठीक है। ये यहाँ से और एक ये यहाँ से, एक वेलपोल जी ने दी है और एक इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये आप लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बनाना उन लोगों के बीच में, बैलेंस ऑफ पावर बनाना, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हार्मोनियस रिलेशन रखना है, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रखनी है, जॉब सेटिस्फेक्शन रखना है दोस्तों, ठीक है। सो ये सब क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के। अब हम अगर बात करें कि टाइप्स क्या है, तो सबसे पहला टाइप है को ओनरशिप, सीट ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब तरीके क्या हो सकते हैं जिससे आप वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं मैनेजमेंट में। तो को ओनरशिप मतलब उनकी ओनरशिप में ही उनको पार्टनर बना लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको एक जगह दे दें, वर्कर्स की कमेटी बना दें, जॉइंट मैनेजमेंट की काउंसिल कर लें, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग में उनको हिस्सा दे दें, या सजेशन स्कीम चालू कर दें। मेजरली जो है, जो कंपनीज रास्ता अपनाती हैं वो ये है दोस्तों, ये वाला है, ठीक है। सजेशन स्कीम में बना देती है और उसमें सजेशंस ले लेती है, क्योंकि ना तो प्रॉफिट शेयरिंग में कोई हिस्सा देगा आपको, ना जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाता है, ना को ओनरशिप होती है, ना वर्कर कमेटी बनती है। ये सारे इससे फॉल्स हैं, बट आप लिख के आ सकते हैं क्योंकि ये डिफाइंड रास्ते हैं, कोई करता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल अवश्य आएंगे, प्रयास हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आए आपके एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।